नमस्कार, स्वागत है आज की ताजा न्यूज में। हम छोटी छोटी बातों को बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज। जय हिंद। इस हफ्ते भारत की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़े बदलाव देखे गए। कहीं जीडीपी ने रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं रुपया गिरा, कहीं पड़ोसी देश ने नक्शा बदल दिया और कहीं नेताओं के व्यवहार ने सोशल मीडिया को हिला दिया है। तो शुरू करते हैं भारत की जीडीपी से। इंडिया ने Q2 में 8.2 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। What a way to start the weekend. India's GDP numbers are out and it looks like Diwali never ended. The Indian economy has beaten all expectations. It has cemented its status. ग्लोबल स्लोडाउन और यूएसए द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भी इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बनी हुई है। ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पर जॉब क्रिएशन और रोजगार की क्वालिटी में अभी भी चैलेंजेस हैं। जीडीपी बढ़ना जरूरी है, लेकिन यूथ्स की इनकम बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जहां एक और जीडीपी बढ़ने की अच्छी खबर आई, वहीं दूसरी ओर एक बुरी खबर भी आई है। इंडियन रुपी इस समय एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। जीडीपी मजबूत है, पर करेंसी वीक होती जा रही है। और अगर आप हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से इसके बारे में सवाल पूछेंगे तो वो कहेगी, First of all, I would look at it as not rupees fighting, and look at it as dollar strengthening. And I've said this before, the rupee will find its own level. The rupee will find its own level. सीधी बात है, रुपये का वैल्यू लगातार गिर रही है और सरकार को इस पर सही एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि रुपये की कमजोरी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। फ्यूल के दाम से लेकर इन्फ्लेशन तक सब बढ़ता है। एक और ग्रोथ की खबर, दूसरी ओर रुपये की गिरावट। ये इम्बैलेंस सरकार को अगले कुछ महीनों में टैकल करना होगा और रुपये को लेकर ही एक और मुद्दा फिर से खड़ा हो गया है। नेपाल की सरकार ने एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अपने नए नोट में छपे मैप में नेपाल ने लिपुलेख, कालापनी और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र दिखा दिया है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। ये विवाद किसी फैक्ट पर नहीं, नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स पर आधारित है। इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाना वहाँ की पॉलिटिक्स में आसान तरीका हो गया है। भारत को डिप्लोमेसी स्ट्रांग रखनी होगी और ऐसे बेसलेस टेरिटोरियल क्लेम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पहले चीन द्वारा अरुणाचल को अपना हिस्सा बताना और अब नेपाल द्वारा। सरकार को एक क्लियर मैसेज भेजने की आवश्यकता है। इसके साथ ही भारत ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। तो सरकार न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में अब विश्व भर की प्राइवेट कंपनियों को मौका देगी। ये क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा कदम है। पहले एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अनुसार सिर्फ सरकारी कंपनियां ही न्यूक्लियर सेक्टर में काम कर सकती थी। प्राइवेट कंपनियों के लिए इसे पूरी तरह से बंद रखा गया था। लेकिन साल 2047 तक भारत सरकार 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसके लिए प्राइवेट कंपनियों के लिए इस सेक्टर को खोला जा रहा है। लेकिन अब जब सरकार इस नए एटॉमिक एनर्जी बिल को पास करेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान सेफ्टी पर देना होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने फायदे के लिए सेफ्टी मेजर्स में लापरवाही करती है और जिसका अंजाम हम भोपाल गैस ट्रेजेडी में देख चुके हैं। तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि इसके सेफ्टी पर पूरी ध्यान दी जाए, क्योंकि हम अपने देश में चेरनोबिल जैसे हादसे नहीं चाहते हैं। और अगर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई, तो ये इंडिया की एनर्जी रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही एक वीडियो और तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें जेपी नड्डा के एक सभा में उनका ही सिक्योरिटी गार्ड मंच के पास ही गिर जाता है, लेकिन वहां पर बैठा कोई भी नेता उस पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण लोगों का कहना है कि ये कैसी नेतागिरी है जिसे जनता की कोई परवाह ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका सरकार ने कुछ अलग तरह की करप्शन करके दिखाया है। इन्होंने रोड की सफाई के लिए 46 ट्रक को 613 करोड़ में रेंट पर 7 साल के लिए लिया है, जबकि एक ट्रक की कीमत मात्र 70 लाख रुपए है। यानी सभी ट्रक 32 करोड़ तक में हमेशा के लिए आ जाएगी। और जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लॉजिक भी उन्होंने वहीं लगाया जिसके कारण राहुल गांधी आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक साथ 32 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे, जबकि वो साल के 87 करोड़ रुपए रेंट दे रहे हैं, यानी एक्चुअल दाम के 2.5 गुना से भी ज्यादा। Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. लेकिन इस मुद्दे पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मीडिया एकदम शांत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी है। अगले मुद्दे की बात करें तो यह है वेस्ट बंगाल की, जो ममता बनर्जी 2005 में अवैध बांग्लादेशियों से परेशान थी। आज उस ममता बनर्जी को उन्हें निकालने पर तकलीफ हो रही है। Today morning, sir, I don't want to disturb the proceedings of this house. That's why I didn't disturb. I never disturb. Yes. Sir, I want to know from you, sir,
the infiltration of Bengal, it has become a disaster now. And resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list, both are with me. Sir, that's why I would like to request you, sir, it's a very serious matter, and when this matter will be discussed, sir, please let us know. That has been already disallowed by the Honourable Speaker. Why it is disallowed? Please tell me the cause, sir. Why it is disallowed? Sir, it is in Bengal, that's why. He belongs to Bengal. No, sir. This is not fair, sir. This is not fair, sir. Very objectionable. तो क्या पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी को लेकर कुछ बात नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में एनआरसी के लेके कोई बात नहीं किया है। हम असम का एनआरसी लेके बात किया है, अभी असम पे हुआ है। हमारा तो स्टैंड आपको पहले मैं कह चुका कि हमारा उधर में एनआरसी का जरूरत नहीं। ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में है। उन्हें लगाता है कि एसआईआर सिर्फ उनके वोट बैंक को हटाने के लिए किया जा रहा है। ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इनमें से आपको कौन सी न्यूज़ सबसे इंपैक्टफुल लगी, कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वेंसडे अगली वीकली ब्रेकडाउन में। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे लॉजिकल एंड जय हिंद। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, तो बहाने दिए जाने लगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजोरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट के।